तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो आपका डाउट आया था भाई वहाँ पे, और पहले उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डाउट पूछा था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे ना बुक के सॉल्यूशंस भी निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा होता है और वहाँ पे हमने एकदम सही किया होता है, बट हमें ऐसा लगता है हमारा आंसर गलत है। ठीक है, आंसर सही होते हुए भी जो है फिर गलती लगती है वहाँ पे। तो मैं बुक वाला आंसर भी जो है एंड आंसर जो होगा वो मैच करते रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 9.4 एक्सरसाइज थी हमारी, और यहाँ पे हमारे पास, चलो जी, एंड सॉल्यूशंस अब मैं मैच कर लूँगा भाई, जब भी आंसर मैं निकालूंगा तो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको भाई, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, dy/dx + y = 1। ठीक है, तो मैं इसको पहले नोट कर लेता हूँ भाई, और स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है भाई हमारा, dy/dx + y = 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। तो पहला काम यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, dy/dx तो एज इट इज, और ये जो y है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा। अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, 1 - y हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पूरी ना एक ही टर्म बन गई। ठीक है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट अलग अलग नहीं, तोड़ नहीं सकता मैं इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होते या फिर डिवीजन में होते तो मैं इनको सेपरेट कर सकता था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये सेपरेट हो जाते दोनों के दोनों। ठीक है, बट अभी ये प्लस माइनस का साइन लग गया इन दोनों के बीच में, तो ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसको सिंगल टर्म ट्रीट करना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म y वाली टर्म मानी जाएगी। ठीक है, y वाली टर्म मानी जाएगी। तो ये y वाली टर्म है, तो ये भाई मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, जहां पे dy है मेरे पास। dy कहां पे है भाई, dy है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होगी तो भाई वहां पे बचेगा 1/1 - y, और dy तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू में ये जो dx है ये अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पे dx आ जाएगा हमारे पास। तो मुझे लगता है भाई यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dx के साथ कुछ नहीं था, मैंने 1 मान लिया, वहां पे इंटीग्रेट बोथ साइड हम करेंगे। अब भाई इंटीग्रेशन कैसे करनी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। इंटीग्रेशन करने का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा, तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम तो करेंगे कि लेट करना पड़ेगा हमको। क्या लेट करना पड़ेगा, 1 - y को जो है t लेट करना पड़ेगा। 1 - y को t लेट करना पड़ेगा। और ध्यान देना यहाँ पे जो 1/1 - y है ना, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू y ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है। ठीक है, तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है भाई, 1 आता है, वैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 आएगा। तो माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एज इट इज, और y का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब भाई t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt/dy आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो dy की वैल्यू क्या आ गई, -dt, तो मतलब माइनस जो है वो अपोजिट साइड चला जाएगा। माइनस को ऊपर लिखो या नीचे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो dy इक्वल्स टू -dt, ये वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, dy की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इसको। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 1/t, और dy की जगह लिख सकते हैं dt। माइनस जो था वो तो मैं बाहर ले लूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट साइड में जो टर्म्स है वो वैसे की वैसे रहेंगी, क्योंकि मुझे बोथ साइड इकट्ठा जो है इंटीग्रेट करना होता है एक साथ। हालांकि चाहूं तो मैं उसका इंटीग्रेशन अभी कर सकता था डायरेक्टली, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है, बट फिर भी मैं दोनों साइड एक साथ इंटीग्रेट करता हूं हमेशा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि 1/t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t log t हो जाएगी, और x 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो x हो जाएगी। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना अब ईजी हो गया बहुत। तो माइनस एज इट इज यहाँ पे, और 1/t की इंटीग्रेशन log t इक्वल्स टू में 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी।
टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस वैसे के वैसे, लॉग वैसे के वैसे, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 माइनस वाई थी क्या, हाँ भाई 1 माइनस वाई थी, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। हमसे मांगा क्या गया था भाई, जनरल सॉल्यूशन मांगा गया था, तो ये जनरल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, जो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ना ये, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा आपका। तो भाई आंसर हमारा एकदम ठीक आया है वैसे, ठीक है। इन्होंने कर रखा है सिंप्लीफाई, इन्होंने कर रखा है उसको सिंप्लीफाई, तो हमें नहीं करना यार, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना हमको, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इतना सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, हाँ इन्होंने नहीं करना हमको ऐसे, ठीक है। पेपर में सपने थोड़ी ना आएंगे कि इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी हम लोग इसको यहीं तक छोड़ेंगे। तो आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन बुक से मैच नहीं किया होगा तो आपने सोचा होगा हमारा गलत है, बट ऐसा नहीं है। उसने ना जबरदस्ती क्या किया हुआ है, सी को लॉग सी लेट कर लिया, फिर उसको लॉग सी लेट करके वो अपोजिट साइड लेके आया, फिर एक्सपोनेंशियल बोथ साइड किया, तो ई से लॉग काटा उसने, इस तरीके से उसने सॉल्व किया सारा का सारा, मतलब उसने लॉग हटा ही दिया लास्ट में, ठीक है। आंसर में लॉग नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, वहां पे एक अलग उसने जो है कांस्टेंट ले लिया कैपिटल ए। तो हमें सपने नहीं आने वाले पेपर में कि हमें उस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में उसने जो है उस तरीके से नहीं किया सिंप्लीफाई, किसी किसी क्वेश्चन में उसने उस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें नहीं करना है ऐसा। हमें थोड़ी ना सपने आने वाले एग्जाम में कि कितना जो है कैसे सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। ट्रिक लगाना थोड़ी ना हमें सीखना है यहाँ पे, हमें तो सिंपल जो सॉल्यूशन है वो सीखना है भाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, तो यहीं तक का काम करना था हमें यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये कर सकते हैं कि भाई सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 कर देता हूँ और ये वाली टर्म अपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगी वहां पे log 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, तो इतना कर देते हैं बस, प्लस सी, ठीक है। तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, एकदम सही आंसर है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ना इस चैप्टर में अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है 9.4 और इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं काफी। अभी से ही देखो आंसर्स जो है वो पीछे वाले आंसर्स जो बुक के आंसर है उससे मैच नहीं कर रहे। अभी हम होमोजीनियस फंक्शंस जब पढ़ेंगे 9.5 तो वहां पे तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे, हालांकि मैं आपको वहां पे ना सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, बुक वाले तरीके से मैं जानबूझ के करके दिखाऊंगा आपको, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भैया मतलब बुक वाले तरीके से नहीं करा रहे, बुक वाला आंसर नहीं निकाल के दिया भैया ने, ठीक है, इस तरीके से। वहां पे मैं जानबूझ के आपको करके दूंगा, ठीक है, पूरा बुक वाला निकाल के दूंगा। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि क्या एग्जाम में हमें पता होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है कि भाई यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन वो कुछ भी रैंडमली दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो बुक में जो क्वेश्चन है मतलब वो एज इट इज आएगा पेपर में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। रैंडमली कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देंगे, तो बुक का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे वो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वो अपनी तरफ से फॉर्म करके भी दे सकते हैं, न्यू क्वेश्चन भी हो सकता है वो। तो आंसर जो है वो हमें सपने नहीं आने वाले कि हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगा रखे हैं उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के, तो हम नहीं करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, हम तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इसको। लेकिन फिर भी जब 9.5 कराऊंगा ना तो वहां पे मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके बुक का आंसर निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो वहां पे आप देख लेना एक बार, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो इतना हमारा आंसर एकदम ठीक है ये, और आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर ये वाला आ भी गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन वो बुक से मैच नहीं किया होगा तो आपको लगा होगा भाई गलत कर दिया हमने, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे ना आपका 4th क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपका डाउट था, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका जी 4th भी डाउट था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं भाई, वहां पे भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। ये रहा भाई 4th क्वेश्चन, ठीक है। sec² x 10y dx प्लस sec² y 10x dy इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन है। मैं इसको नोट कर लेता हूं भाई पहले 4th क्वेश्चन को यहाँ पे, और फिर हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन था हमारा sec² x 10y, साथ में यहाँ पे dx था या dy था, देख लेते हैं भाई, dx था, dx प्लस
आगे हमारे पास क्या था भाई, आगे हमारे पास था यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, और इक्वल्स टू में क्या था भाई, 0 था। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से दोबारा से देख लेता हूँ, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो भाई एकदम सही क्वेश्चन मैंने नोट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है भाई, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो पहला काम मैं यहाँ पे ये करूंगा कि भाई मुझे ना 2 टर्म्स गिवन है, देखो एक तो ये पूरी टर्म है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है सारी टर्म्स, और एक ये पूरी टर्म है, ठीक है, ये वाली बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो 2 अलग अलग टर्म्स गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को उठा के अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं राइट हैंड साइड उसको ले जाऊंगा। तो किसी भी एक टर्म को उठा के राइट हैंड साइड ले जाएंगे इन दोनों में से। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज रख देते हैं, सेकंड वाली टर्म को उठा के अपोजिट साइड भेज देंगे। आप अल्टरनेटिवली भी कर सकते हो, आप फर्स्ट वाली टर्म को अपोजिट साइड भेज दो, ठीक है, तो वो भी एक मेथड है, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो उधर जाके वो जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा, सॉरी डी वाई हो जाएगा, 10x और dy, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमने नहीं किया अब तक, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो जहां पे dx है वहां पे सारी x वाली टर्म्स भेज दो, जहां पे dy है वहां पे सारी y वाली टर्म्स भेज दो। देखो यहाँ पे ना dx है, तो यहाँ पे मैं सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब सारी की सारी टर्म्स में x वाली ले आऊंगा सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे dy है, तो मतलब राइट हैंड साइड में मैं सारी की सारी y वाली टर्म्स को लेके चला जाऊंगा। तो भाई ये काम बड़ा आसान है, देखो ध्यान से, ये जो y वाली टर्म है ये अपोजिट साइड जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि dy जो है वो वहां पे है, राइट हैंड साइड पे है, और ये जो x वाली टर्म है ये इधर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है सब कुछ। तो यही वाला काम मुझे करना है, कैसे करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करके करना है। तो देखो ध्यान से, ये वाला सेक स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे, और ये 10x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं भाई, यहाँ पे लाके इसको 10x को डिवाइड कर दिया मैंने, ये लो जी, ये डिवाइड हो गया इधर आके, dx इधर वैसे का वैसे, ये वाला 10y उधर जाके डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू का साइन वैसे का वैसे, माइनस सेक स्क्वायर y, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10y, और dy वैसे का वैसे, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है भाई सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं था। अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, बस यही तो करना है, ठीक है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत इजी है। कैसे इजी है भाई, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई होता है। तो मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपली जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे, मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा, तो क्या लेट करना पड़ेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहला काम यहाँ पे ये करना पड़ेगा हमको कि हमें लेट करना होगा 10x इक्वल्स टू t, फिर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन चल रही है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और t का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो dt बाई dx। तो dx की वैल्यू निकल जाएगी भाई dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म पे। तो देखना ध्यान से, ये जो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स था वो तो वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का जो 10x था उसको मैंने t लेट कर लिया तो वहां पे t आ जाएगा, और dx की वैल्यू मैंने क्या निकाली, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी होगी। इक्वल्स टू का साइन डाल देते हैं यहाँ पे। सेम चीज मुझे राइट हैंड साइड पे भी करनी है, तो वहां पे भी मुझे लेट करना पड़ेगा अलग से। तो मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू y है ना वहां पे, तो लेट करेंगे 10y, 10y को लेट कर लो भाई, u लेट कर लो इस बार, ठीक है। सेम सेम नहीं कर सकते ना लेट, मैंने 10x को t लेट किया था, तो 10y को दोबारा से t लेट नहीं कर सकता मैं, ठीक है, उसको मैंने u लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, तो 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं करूंगा अभी तो 1 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में साथ में। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y du बाय dy, तो dy की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, du अपॉन सेक स्क्वायर y, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसको भी यहाँ पे यूज करते हैं भाई, माइनस वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे,
और यहाँ पे न्यूमरेटर का जो सेक्स स्क्वायर वाई था वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में 10y को मैंने t लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, t लेट कर लिया, और dy की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे du अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई। तो सेक्स स्क्वायर वाई से सेक्स स्क्वायर वाई जो है वो कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म्स बची हैं, अच्छा यहाँ पे t थोड़ा लेट किया था, u लेट किया था यार, चलो मैं उसको सही कर देता हूँ। ये जो टर्म थी ये u थी, तो इसको सही कर देते हैं भाई, ये u था यहाँ पे, ठीक है, ये कट गया था। चलो तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 1/t, यहाँ पे हमारे पास बचा 1/t, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे क्या बचा है, 1/t बचा है, dt बचा है, इक्वल्स टू में यहाँ पे माइनस 1/u du, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे माइनस एज इट इज 1/u की इंटीग्रेशन log u प्लस c। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो log t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह 10x, भाई 10x सब्सटीट्यूट किया था हमने, इक्वल्स टू log u की जगह क्या आ जाएगा भाई, 10y प्लस c। तो भाई ये अपना आंसर आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे भी ना सब्सटीट्यूट कर दिया होगा, c को log c ले लिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार किया है कि नहीं किया इन्होंने, और अगर किया है तो मैं बता देता हूँ। हाँ भाई इन्होंने वही चीज़ कर रखी है, इन्होंने c को log c ले रखा है। अब ये चीज़ है ना, आपको सपने नहीं आने वाले कि आपको c को log c लेना है कि नहीं लेना, तो पेपर में मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ, फिर गड़बड़ ना हो जाए लेकिन, ठीक है। चलो कर लेते हैं एक बार, ठीक है, करके दिखा देता हूँ। देखो इतना करने के बाद पता क्या कर रखा है उन्होंने यहाँ पे ना c को log c लेट कर लिया उन्होंने। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो लेट किया हुआ है c इक्वल्स टू log c ऐसे करके। तो उससे होगा क्या भाई, फालतू का सिंप्लीफिकेशन है, कुछ फायदा नहीं है, जस्ट लॉग हटाने के लिए कर रखा है, लॉग को हटाने के लिए कर रखा है। अब हमें थोड़ा ना पेपर में सपने आने वाले को लॉग को हटाना है कि नहीं हटाना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लॉग को नहीं भी हटाया हुआ बुक के अंदर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इन्होंने लॉग को हटा दिया, ठीक है। तो कहाँ हटाना है कहाँ नहीं हटाना है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता, ठीक है, कोई रूल नहीं होता इसका। तो इस तरीके से उन्होंने जहाँ पे c था ना वहाँ पे उन्होंने log c लिख दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, log x प्लस log y की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log x इंटू वाई, ठीक है। देखो हमने पढ़ा हुआ है ना, log एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, log x प्लस log y, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी उन्होंने log की। तो लगा देते हैं भाई यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये तो वैसे का वैसे रहेगा, एक मिनट भाई ये बंद हो गया, दोबारा खोल दिया मैंने, चलो। तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा log 10x, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मॉडुलस डालना था भाई, ये रहा मॉडुलस, ये रहा भाई 10x, और अपोजिट साइड में log x प्लस log y क्या होता है भाई, log x इंटू वाई, तो 10y इंटू c हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। इतना करने के बाद भाई आमने सामने log से log कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log से log कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा भाई, बच गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 10y इंटू c, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म्स बच गई हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है भाई, इसके बाद वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहीं तक छोड़ा है, इससे आगे भी कर रखा है, इससे आगे भी कर रखा है इन्होंने। अच्छा, एक मिनट रुकना, माइनस कहाँ था, अच्छा माइनस भी तो था, मैंने गड़बड़ कर दी। देखो ये वाला माइनस जो था ना, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, देखो नीचे मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं है माइनस, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आंसर मेरा अलग सा चेंज हो जाता है, अभी बच गए लेकिन थोड़ा सा। तो माइनस यहाँ पे आना था, माइनस यहाँ पे भी आना था। तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो देखो log x माइनस log y वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब log x माइनस log y वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब मैंने प्लस वाली लगा दी थी ना यहाँ पे, तो इसको मैं रब करके दोबारा से यहाँ पे log x माइनस log y वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ एक बार। देखो तो log x बाय y हो जाएगा ना। अब तो log x बाय y, log x माइनस log y क्या होता है, माइनस वाली जो टर्म होती है वो डिवीजन में आती है, तो log c अपॉन 10y होगा, बाकी सब सेम है ऐसे करके। तो वो log से log तो तब भी कटना ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बचा क्या है भाई, c/10y बचा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया उन लोगों ने भाई यहाँ पे 10x इंटू 10y इक्वल्स टू c। तो ये सब जो सिंप्लीफिकेशन है ना भाई, ये करने की वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। एग्जाम में हमें बताया थोड़ी ना जाएगा कि हमें इस तरीके से इतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये भाई यहाँ तक हमारा, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि भाई हमने क्या किया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। ये हमारा एंड आंसर यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन का हमने निकाल दिया है। हालांकि इसको मैं यहाँ पे भी अगर छोड़ देता, कहाँ पे छोड़ देता, यहाँ पे भी अगर छोड़ देता ना, यहाँ वाले स्टेप पे भी, तो सही ही है, वो गलत नहीं है। उन्होंने सी की जगह log c ले लिया, ज़बरदस्ती जो है उसको जो है सिंप्लीफाई किया, तो हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक भी जिसने सॉल्व किया होगा उसका सही होगा। मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ तक आंसर निकाल लिया होगा घर पे, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ तक निकाल लिया था उनका एकदम सही आंसर है वो, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ का मुझे लगता है आपको अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट डाउट आपका था यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन था, तो सेवंथ क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई। तो इसको भी नोट कर लेता हूँ मैं ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई। सेवंथ वाला क्वेश्चन भी डाउट था, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। तो सेवंथ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन था हमारा y log y dx, y log y dx। फिर माइनस में क्या था भाई, माइनस में था यहाँ पे x dy, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे भी देखो, लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया उसकी तरह दो टर्म्स है, एक पूरी ये वाली टर्म है और एक पूरी ये वाली टर्म है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो मैं किसी भी एक टर्म को उठा के अपोजिट साइड में ले जाऊंगा। तो भाई जिस वाली टर्म के साथ माइनस लगा है ना, उस टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाता हूँ ताकि वो वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाए, प्लस में हो जाए। दोनों की दोनों टर्म्स प्लस में रहेगी तो सही रहेगा। तो ये इधर आ गया और अपोजिट साइड में क्या बचेगा, एक्स डी वाई बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, एक्स वाली सारी टर्म्स वहां पे ले जाओ जहाँ पे dx है, वाई वाली सारी टर्म्स वहां पे ले जाओ जहाँ पे dy है, ठीक है। तो dx तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैं x वाली सारी टर्म्स को यहाँ पे लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा भाई, जो इधर x है ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/x हो जाएगा dx, वैसे क्या वैसे। और ये जो y log y है ये अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/y log y हो जाएगा ये, और dy वैसे क्या वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। हमने x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ कर दिया, y वाली सारी टर्म्स को दूसरी तरफ कर दिया। यही तो है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है, बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x log x होगी, सभी को पता होगा। दिक्कत राइट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में भाई कैसे करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे भाई अगर मैं log y को t लेट कर लूँ तो मेरा काम हो सकता है क्या, log y को t लेट करने पे काम हो जाएगा हमारा। कैसे हो जाएगा देखो मैं बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, log y को लेट कर लेंगे, लेट करेंगे क्या भाई, log y जो है ना उसको t लेट कर लेंगे। अब log डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा अब मैं, तो log y का डेरिवेटिव 1/y आएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dt अपॉन dy आएगा। अब भाई dy की वैल्यू क्या निकल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई y इंटू dt, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो अभी वैसे की वैसे रखते हैं भाई, 1/x dx, दोनों तरफ इकट्ठा ही इंटीग्रेट करना होता है, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा अभी, ठीक है। यहाँ पे 1/y वैसे का वैसे, और log y को t लेट किया है हमने, तो log y की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और dy की वैल्यू y इंटू dt हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास y इंटू dt बचा। तो ये वाला जो y है और ये वाला जो y है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो अब क्या क्या बचा हमारे पास। यहाँ पे बचा 1/x dx और अपोजिट साइड में 1/t dt।
तो अब तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया। 1/x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन log x और 1/t की इंटीग्रेशन log t, तो यहां पे आएगा log x, वहां पे आ जाएगा log t। अब यहां पे भी इन्होंने सेम चीज कर रखी होगी, log में ना कन्वर्ट कर दिया होगा c को, c की जगह log c लिखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तभी आपका आंसर मैच नहीं किया होगा, नहीं तो ये तो इजी क्वेश्चन थे। t की वैल्यू इन्होंने क्या सब्सटीट्यूट की है भाई, log y, ठीक है, t की वैल्यू log y आ जाएगी यहाँ पे, तो log x वैसे का वैसे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log, और मॉडुलस में यहाँ पे log y, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने, प्लस c। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ भाई उन्होंने क्या कर रखा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है उन्होंने इसको भी क्या कर दिया होगा, इसको भी log c लेट कर लिया होगा। एक बार देख लेते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई वही सेम चीज कर रखी है, log c लेट कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो करने की कोई जरूरत नहीं है यार, जरूरत है नहीं यार, पता नहीं क्यों कर रखा है। कर दें क्या, फिर हम भी कर दें, चलो देखो करते हैं, ठीक है, देखी जाए, मैं करा देता हूँ, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। अब बुक में ऐसे दे रखा है, वैसे कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट चलो सीख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे c इक्वल्स टू log c। भाई देखो log का थीटा कांस्टेंट होगा तो log पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, तो मैंने एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से सब्सटीट्यूट कर दिया, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूं तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा log x, अपोजिट साइड में ये जो log y है ये भी ऐसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log c हो जाएगा। अब भाई प्रॉपर्टी लगाएंगे log x प्लस log y की, log x इंटू वाई, तो लगा दो भाई प्रॉपर्टी लगा दो, ये वैसे का वैसे, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी log x इंटू वाई, ठीक है। log से log कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया log y इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी हमारा आंसर अलग आएगा, क्यों आएगा अलग भाई, उसने पता क्या कर रखा है, उसने जो c लिया था ना वो x वाली टर्म के साथ लिया था उसने, मतलब उसने लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस c लिखा हुआ था, और हमारा आंसर फिर अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड वाली टर्म के साथ प्लस c लिख दिया। तो ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि हमें x वाली टर्म के साथ ही c लिखना है प्लस में, या राइट वाली जो हमारी y वाली टर्म होगी मतलब उसके साथ हमें प्लस में c लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी होती है ये तो, ठीक है। तो मैं अगर अपने तरीके से सॉल्व करूंगा तो मेरा थोड़ा सा आंसर तो चेंज होगा ही होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन मैंने अलग तरीके से कर रखी है, आंसर गलत थोड़ी ना है वो, ठीक है। आंसर तो यहीं पे आ गया था, आंसर तो यही है हमारा, ठीक है ना। ये तो उन्होंने फालतू में सिंप्लीफिकेशन कर रखी है, फालतू में सिंप्लीफिकेशन कर रखी है। अब उन्होंने यहाँ पे किया क्या है, वैसे उन्होंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। देखो यहाँ पे ये log yc इकट्ठा है ऐसे मॉडुलस में, मैं आपको दोबारा से इसको लिख के दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये ऐसे है log yc है ये, तो हमारा आंसर थोड़ा सा फिर से अलग आएगा। इसके बाद उन्होंने पता क्या किया, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, इसका मतलब यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर log yc हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा yc। लेकिन उसका आंसर ऐसे नहीं आ रहा होगा, उसका आंसर आ रहा होगा y इक्वल टू e की पावर xc आ रहा होगा। क्यों आ रहा है उसका ये आंसर, भाई उसका आंसर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने c कहाँ पे लिया था, x वाली टर्म के साथ उसने प्लस c लिख दिया था, तो इस वजह से सॉल्व ऐसे ही किया है। तो अब आप अगर x वाली टर्म के साथ प्लस c लिख के ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा, बुक वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और आंसर जो ऊपर निकला था वो भी ठीक है, ठीक है, जहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया हुआ था बिल्कुल भी, ये वाला, ठीक है, ये भी ठीक है एकदम। तो अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है, जनरल सॉल्यूशन यही है, ठीक है। बाकी ये तो सिंप्लीफिकेशन है, और हर किसी का तरीका अलग हो सकता है सिंप्लीफिकेशन करने का, हर किसी का, ठीक है। तो अलग अलग पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे, उस केस में सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से होगी तो आंसर भी अलग अलग तरीके से आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये आंसर भी काफी बच्चों ने यहाँ तक तो निकाल ही दिया होगा। तो आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो है वो भी डाउट में था, 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में भी आया हुआ है मेरे ख्याल से काफी बार, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन देखो, मैं इसको नोट कर लेता हूं एक बार, e की पावर x 10y dx, 10th क्वेश्चन है ये, e की पावर x
एक्स इंटू 10y dx, और साथ में प्लस में कुछ था तो वो भी देख लेते हैं भाई क्या था प्लस में। प्लस में था भाई 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर वाई डी वाई, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर वाई डी वाई इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में है 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा से इसको मैच भी कर लेता हूं, मैंने कहीं पे नोटिंग में गलती ना कर दी हो तो सही है भाई, एकदम कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलो तो अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो दोबारा से वही बात कि एक टर्म तो ये वाली है देखो पूरी, दूसरी टर्म ये वाली पूरी। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को उठा के अपोजिट साइड पे ले जाओ। ठीक है, किसी भी एक टर्म को उठा के अपोजिट साइड पे ले जाओ। तो एक काम करते हैं भाई, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर वाई डी वाई को मैं यहीं पे रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो दूसरी वाली टर्म थी वो अपोजिट साइड पे जाके माइनस का साइन लग जाएगा उसके साथ, तो माइनस ई की पावर एक्स 10y dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब x वाली सारी टर्म्स जो है वो एक तरफ ले जाएंगे, मतलब जहाँ पे dx है वहाँ पे ले जाएंगे, और y वाली सारी टर्म्स जो है वो जहाँ पे dy है वहाँ पे ले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारी y वाली टर्म्स आनी चाहिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वेयर y अपॉन 10y हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड में ये जो 10y है ये इधर आके, ये वाला 10y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लाके डिवाइड कर दिया भाई, dy इधर का इधर, और यहाँ पे माइनस ई की पावर एक्स वैसे का वैसे, और ये वाली जो टर्म है ये अपोजिट साइड में जाके जो है डिवाइड हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स, और dx एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड का साइन लगा दिया। ये जो माइनस था ना इसको हम बाहर ही लिख देते हैं इंटीग्रेशन से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं उससे हमको। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस को यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर। ठीक है, चलो जी, तो अब इधर वाली साइड की इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, 10y को t लेट कर लेंगे और हमारा सेक स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर आ जाएगा, बड़े आराम से जो है आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। और अपोजिट साइड में भी हमारा आंसर निकल जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स को t लेट करने पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, दोनों जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के लिए देख लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के लिए हमें क्या करना है, 10y को t लेट करना है। तो पहला काम हमें क्या करना है, लेट करना है जो 10y है ना उसको t लेट करना है भाई। तो 10y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है, सेक स्क्वायर y आएगा, y का 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा dt बाई dy। तो dy की वैल्यू मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो पहले इसी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड वाले टर्म पे भी चलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वेयर वाई अपॉन टी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने टी लेट किया हुआ है, और डी वाई की वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वेयर वाई। तो यहाँ पे सेक स्क्वेयर वाई से सेक स्क्वेयर वाई कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट साइड में भी हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो वहां के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टी लेट करना पड़ेगा। तो टी मैं यहाँ पे आपको लेट करके दिखा देता हूँ। चलो, तो t यहाँ पे लेट करते हैं क्या, 1 माइनस टी नहीं कर सकते यार यहाँ पे u लेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टर्म को t लेट कर लिया ना 10y को, तो यहाँ पे हम u लेट कर लेते हैं। 1 माइनस ई की पावर x को u लेट कर लो। अब 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, पावर का डेरिवेटिव भी अगर मैं करूंगा ना x का तो भी 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, माइनस ई की पावर x ही आएगा, और अपोजिट साइड पे du बाई dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या निकली, du अपॉन माइनस ई की पावर x। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो माइनस तो वैसे के वैसे बाहर, न्यूमरेटर में e की पावर x वैसे के वैसे, डिनोमिनेटर में t लेट कर लिया था पूरी की पूरी टर्म को, और dx की वैल्यू du अपॉन क्या आ जाएगी, माइनस e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं लिखता हूँ भाई, प्लस हो जाएंगे वो। तो बचा कुचा जो है वो लिख देते हैं भाई, बचा कुचा क्या है, यहाँ पे बचा है 1 बाई टी डी टी। अपोजिट साइड पे, अरे यार u लिखना था, फिर मैंने t लिख दिया उसको यार, तो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा के u लिख देता हूँ, ये लो। तो 1 बाई u, ये हो गया du। ठीक है,
तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो log t आ गया यहाँ पे 1/t की इंटीग्रेशन, और वहां पे log u आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे भी उन्होंने सिंप्लीफाई वैसे ही कर रखा होगा, पक्की बात है, क्योंकि देखो सारी टर्म्स log में है ना c को छोड़ के, तो उन्होंने c को जो है log c लेट किया होगा और फिर वो log की प्रॉपर्टी लगाई होगी और सिंप्लीफाई किया होगा। तो देख लेते हैं अभी। सबसे पहले t की जगह पे हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है भाई, tan y। तो t की जगह हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे tan y। u की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है भाई साहब, u की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है, u की जगह 1 माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x, और प्लस में एक काम करते हैं log c लिख देते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी, प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। log x प्लस log y वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, तो log x इंटू y हो जाएगा। तो log x इंटू y लिख देते हैं वहां पे राइट हैंड साइड में, तो log x इंटू y मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। तो log से log कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा हुआ क्या है भाई, फिर बचा हुआ है tan y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस e की पावर x। अब एक बार चेक कर लेते हैं भाई उन्होंने आंसर क्या निकाल के दे रखा है, ठीक है। तो उनका आंसर भी एक बार देख लेते हैं भाई साहब कि उन्होंने क्या आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 10th, तो 10th वाले क्वेश्चन में मैंने जो है आंसर देख लिया है, और ये रहा, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इन्होंने थोड़ा और अलग तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, नहीं यही है, ठीक है, एकदम सही आंसर यही आ रहा है, ठीक है, इनका आंसर यही आ रहा है एकदम एग्जैक्ट। तो मतलब उन्होंने ना, अगर c को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स log में है तो उन्होंने c को भी log c ले लिया, ठीक है। तो ऐसा करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे कि अगर c को छोड़ के बाकी टर्म्स भी log में है, c को छोड़ के बाकी टर्म्स में log में है, जैसे यहाँ पे था, देखो भाई c को छोड़ के बाकी सारी टर्म देखो log में है, तो c को भी log c लेट कर लिया और सिंप्लीफाई कर दिया उसको। तो थोड़ा सा ये चीज़ अब ध्यान में रख लेना, ठीक है, यही कर सकते हैं और तो कुछ है नहीं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाई 10th वाला क्वेश्चन था, और आगे देखते हैं भाई आगे आपके डाउट्स में 12th और 14th, अच्छा 11th भी है किसी का डाउट यार, तो 11th क्या है भाई देख लो एक बार। 11th क्वेश्चन तो इजी है यार, चलो कोई नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमको, ये तो बल्कि इजी था, तो मैं नोट कर लेता हूँ 11th क्वेश्चन को भी भाई साहब यहाँ पे। 11th वाला ये लो जी, 11th क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, अच्छा साथ में dy बाई डी एक्स भी है मल्टीप्लीकेशन में इस पूरे के, dy बाई डी एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है भाई, सॉरी इक्वल टू में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वल्स टू में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे x और y की वैल्यूज गिवन है, क्यों, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, ठीक है, तो वो भी मैं साइड में नोट कर लेता हूँ भाई, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है। तो पहला काम जनरल सॉल्यूशन निकालो, फिर उसमें जो है x और y की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहला काम, x वाली सारी टर्म, सारी की सारी टर्म्स ही x वाली है, तो सारी एक तरफ लेके जानी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई y वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो dy तो वैसे के वैसे रहेगा यहाँ पे, और अपोजिट साइड में देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये dx भी उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला जो था ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स जो हैं ये आएंगी, x वाली सारी टर्म्स एक तरफ हो गई। मुझे लगता है इतना सबको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, ये वाली पूरी टर्म को उठा के वहाँ पे डिवाइड कर दिया और dx को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इतना ही किया बस हमने। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बहुत आसान है, y
लेकिन अपोजिट साइड में भी तो इंटीग्रेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे भाई, उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को पहले टी लेट करके देखते हैं, अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को टी लेट करूँ तो उससे क्या होगा, अगर उससे कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। तो अगर वैसे टी लेट किया जाए तो न्यूमरेटर वाली टर्म तो आएगी नहीं, वैसे मुझे लग नहीं रहा आएगी, बट फिर भी ट्राई करके देखते हैं। ये होगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाली टर्म तो नहीं आने वाली इससे, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं भाई, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ना सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब यहाँ से कॉमन वॉमन लेके जो हो सकता है वो करते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से x² को पहले कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, और यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पे भी x + 1 बचेगा, ठीक है। मैंने टी लेट नहीं किया हुआ अभी कुछ भी, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस टी को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, लो जी, जस्ट सिंप्लीफाई। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आया होगा सिंप्लीफिकेशन। अब इस पूरे में से जो है x + 1 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, x + 1 को बाहर कॉमन ले लेंगे। x + 1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा भाई, x² + 1 बचेगा अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना भाई यहाँ पे ऊपर जो है x + 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने सिंप्लीफाई किया, ये तो समझ में आया ना आपको, इतना ये तो समझ में आया होगा सबको कि क्या कैसे सिंप्लीफाई किया हमने इसको। इसका यूज करेंगे अब, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ये dy वैसे का वैसे। न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ। अब क्यों 2x कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी बताता हूँ, मैंने सिंप्लीफिकेशन जब किया तो थोड़ा सा दिमाग लगाया था वहां पे, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में अब जो सिंप्लीफिकेशन करके जो टर्म आई थी ना मेरे पास, वो वाली टर्म लिख दूंगा, तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा ना, इस तरीके से आ गया मेरे पास। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बाकी जो बची कुछ टर्म्स है उनको लिख देते हैं भाई, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो भाई साहब, यहाँ पे आ गया, एक आएगा यहाँ पे, एक की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे जो बचा हुआ है भाई वो है 2x/x² + 1। अब भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी राइट हैंड साइड वाली टर्म। x² + 1 को अगर मैं t लेट कर लूँ तो 2x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये लो भाई, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे, x² + 1 = t, तो यहाँ पे आ गया 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 और t का dt/dx, dx की वैल्यू आएगी dt/2x। तो यहाँ पे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। ये तो वैसे का वैसे रहेगा, अपोजिट साइड पे 2x वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म t आ जाएगी और dx की वैल्यू dt/2x। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वैसे के वैसे, यहाँ पे 1/t dt, लो भाई हो गई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया y, अपोजिट साइड पे हो जाएगा log t + c, y log t की वैल्यू क्या है भाई साहब, t की वैल्यू क्या थी, x² + 1 थी, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई x² + 1 + c। तो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला है अभी, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है भाई यहाँ पे। उसके लिए ना x और y की वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, x की 0 है, y की 1 है, तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो भाई देखो y की जगह 1 और जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा +1। तो ये तो log 1 हो गया ना, log 1 हो गया, log 1 तो 0 होता है, ये log 0 + 1 तो log 1 हुआ, और log 1 क्या होता है, log 1 विल बी 0। तो मतलब यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल गई, 1, c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू को मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा c की। तो y = क्या है भाई, y = log x² + 1 log x² + 1 और c की जगह +1, ठीक है। एक बार मैं इस आंसर को मैच भी कर लेता हूं भाई,
अगर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रखा है उन लोगों ने तो वो भी देख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 11th था ये, तो 11th का आंसर जो है वो इन्होंने निकाल रखा है थोड़ा अलग, इन्होंने सॉल्व है ना थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन सी की वैल्यू 1 ही आ रही है, सी की वैल्यू इनकी भी 1 आ रही है, लेकिन आंसर इनका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, आंसर इनका अलग आ रहा है, तो वो अलग आएगा भी, ठीक है। क्यों आ रहा है उनका अलग, मैं थोड़ा आपको ना हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो उन्होंने यहाँ पे मेथड ही अलग लगा दिया, उन्होंने यहाँ पे जो सॉल्व किया, देखो हमने क्या किया, इधर देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है ऊपर से 2x कॉमन लेके x+1 से x+1 को काट दिया ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 7.5 का फॉर्मूला लगा दिया, फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी से अगर करोगे ना 7.5 की, मतलब बिना काटे, ऊपर वही रहने दो 2x² + x ही रहने दो, क्वाड्रेटिक रहने दो उस इक्वेशन को, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x+1 × x² + 1 आ जाएगा, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक जो कि ये नॉन फैक्टराइजेबल है, देखो ये नॉन फैक्टराइजेबल है, ठीक है, x² + 1। तो आपको याद आया होगा थोड़ा थोड़ा, एक लीनियर इक्वेशन और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि नॉन फैक्टराइजेबल होती है, 7.5 का फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है, उन्होंने उससे सॉल्व किया, तो आपका आंसर अलग आएगा, ऐसे आपका आंसर अलग आएगा, दोनों ही आंसर ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, तो डरना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किसी बच्चे ने हो सकता है ऐसे कर दिया हो, तो ये भी सही आंसर है, हमें चीटिंग थोड़ी ना करना सीखना है, ठीक है, हमें तो आंसर सॉल्व करना सीखना है। तो यहाँ पे आंसर अलग अलग आ सकते हैं, मेथड अलग अलग, इंटीग्रेशन का मेथड अलग होगा, क्योंकि देखो ना बहुत सारे मेथड है इंटीग्रेशन के, तो अब पेपर में आप रट्टा लगा के तो जाओगे नहीं ना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे ये वाला मेथड ही लगाऊंगा मैं, वहां पे जिस टाइप से आपका माइंड वर्क करेगा, आपको जो मेथड वहां पे समझ में आएगा वो मेथड लगाओगे, और वो सही भी होगा, ऐसा नहीं है कि गलत होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने किया, ये सही मेथड था, जब मेथड सही है तो जो एंड रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सही ही होगा। सी की वैल्यू हमारी सेम आ रही है उसकी, और हमारी जो है सी की वैल्यू 1 ही आ रही है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू अगर मेरी अलग आ रही होती तो फिर हाँ वहां पे चांसेस थे कि मेरा आंसर गलत होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो एंड आंसर हमारा यहाँ पे अलग आ सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने मेथड ही अलग फॉलो किया ना इंटीग्रेशन का। इस वजह से आप इसको होमवर्क में उस तरीके से भी करना जैसे मैंने अभी बताया, 7.5 का फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करना आप राइट हैंड साइड में, ठीक है। 2x² + x जो है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज रहने देना, और वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना, उससे आप उसको सॉल्व करना। वहां पे आपके पास a b c की आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा 7.5 की फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। तो होमवर्क में है ये, आपको करके दिखाना है मुझे, PDF आप लोग मुझे भेजना ग्रुप के अंदर सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व दोबारा से करना, ये वाले तरीके से भी करना, और उस वाले तरीके से भी आपको उस वाले तरीके से मुझे भेजना है आपको, ठीक है, करके सॉल्व। तो वो आपका होमवर्क रहेगा भाई। 11th भी हो गया, उसके बाद आपका डाउट और क्या क्या बचा हुआ है भाई, डाउट में और है 12th और 14th भी है। तो 12th देख लो भाई, x × x² + -1, सॉरी, तो मैं नोट कर लेता हूँ पहले। तो 12th क्वेश्चन, x × x² - 1, और साथ में यहाँ पे क्या है भाई, dy/dx = 1, dy/dx = 1। अब यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना हमको। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। तो सॉल्व करते हैं, सारी टर्म्स x वाली है, y वाली तो कोई टर्म है ही नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो dy ही रहेगा सिर्फ, और ये सब कुछ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/x × x² - 1, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो x² - 1 है इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x × x+1 × x - 1। और मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन करने के लिए 7.5 की फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होती है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये टर्म गिवन है भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं a/x
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। याद आ गया होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते थे। तो अब क्या करना है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये वाली सारी टर्म्स तो वैसे की वैसे, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे ले लेते हैं भाई एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, b इंटू एक्स माइनस वन। उम्मीद करते हैं एलसीएम लेना तो आता होगा सबको। और प्लस c इंटू एक्स प्लस वन, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो भाई अब यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, ये और ये तो कट गया, तो जो बचा हुआ उसको मैं लिख देता हूँ 1 इक्वल्स टू ए इंटू यहाँ पे ये पूरी जो टर्म है ना एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा ना मेरे पास, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देते हैं और यहाँ पे बाकी सब एज इट इज बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहला काम मैं यही वाला करने वाला हूँ कि मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, ठीक है। पेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं लेट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 0। तो 1 इक्वल्स टू, देखो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों को, तो अब ठीक है 0 हो गए दोनों। तो यहाँ पे भी अगर मैं 0 पुट करूंगा x की जगह तो क्या बचेगा, फिर -1 बचेगा अंदर से ब्रैकेट में, -1 बचेगा। तो -1 इंटू ए माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ए की वैल्यू आ गई -1। अब ए की वैल्यू आ चुकी है भाई, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे निकालनी है बी की वैल्यू, मुझे निकालनी है सी की वैल्यू, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू एक काम करते हैं, अगर मैं 1 पुट कर दूं x की जगह, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 1 पुट कर दूं मैं x की जगह, ये 0 हो जाएगा पूरा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 पुट कर दूं, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो c की वैल्यू निकलने में मुझे जो है मदद मिल जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यही काम करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे ही कर देता हूं मैं, हम लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 1। तो 1 लेट करने से क्या हुआ, ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो c की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही बचेगा 1, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा, जहां पे x है वहां पे 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2c। तो 1/2 इक्वल्स टू c आएगा। और अब निकालनी है b की वैल्यू। तो अब तो भाई कोई भी टर्म ऐसी पुट कर दो जिससे b 0 ना हो, तो 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा b, ठीक है। 1 पुट करने पे भी 0 हो जाएगा, तो मैं 2 पुट कर रहा हूं ताकि ये 0 ना हो, ठीक है। 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, वैसे 2 भी आएगा वहां पे, तो ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 पुट कर देते हैं भाई, जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देते हैं। तो लेट करते हैं x इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, 2 का स्क्वायर 4 -1 3a, 3 इंटू a, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास भाई, इस वाले ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट के अंदर 1, और इनटू में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, तो 2 भी आ जाएगा, मतलब 2b, ठीक है, 2b। और सिमिलरली जब मैं c वाली टर्म में ऐसा करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6c आ जाएगा, ठीक है, 6c। x की जगह मैंने 2 पुट किया, जहां जहां x था वहां पे 2 पुट किया, तो 6c ऐसा आ जाएगा। अब a और c की वैल्यू तो मुझे पता है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a और c की वैल्यू, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी थी भाई, माइनस समथिंग थी, माइनस क्या था, 1 था, तो ये -3 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -3। b हमें नहीं पता, हमें निकालना है। c की वैल्यू हमें पता है भाई 1/2 है, तो जब 1/2 पुट करूंगा 6 इंटू 1/2 3 होगा, तो +3। अब भाई 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है। तो 1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया,
b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन करना तो आसान हो जाएगा काफी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करें या यहीं पे करें? यहीं पे अभी स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो चलो जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब करना क्या है देखो, अब यहाँ पे ये जो टर्म्स थी यहाँ पे इनको इंटीग्रेट करना है ABC की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे भाई इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। a की वैल्यू क्या निकली थी? -1, तो उसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1/x dx। ठीक है, फिर साथ में प्लस b/x+1 है, तो b की वैल्यू क्या थी? 1/2, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर इंटीग्रेशन में 1/x+1 dx। x+1 था या x-1 था? +1 था, ठीक है। और c/x-1 है, तो वहां पे भी c की वैल्यू 1/2 और ये आ जाएगा x+1 dx। तो इंटीग्रेट कर दो भाई, ये -1 वैसे का वैसे ये हो गया log x, प्लस ये 1/2 ऐसे कैसे 1/x+1 की इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log x+1। यहाँ पे मैंने t लेट क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई पूरी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ अगर पूरी टर्म पॉजिटिव हो। बीच में माइनस का साइन होता अगर तो मुझे टी लेट करना पड़ता, 1 - x होता मान लो अगर, तो मुझे टी लेट करना होता, क्योंकि वहां पे फिर माइनस जो है उसका पंगा आ जाता, गड़बड़ हो जाती, गलत हो जाता आंसर। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको यही सिखाया कि हमेशा टी लेट करके ही करो। ठीक है, बट यहाँ पे ना पूरी टर्म ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और उसके साथ में +1 जो है वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे गलती नहीं होगी मतलब। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा x+1। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये ऊपर पावर में जा सकती है वैसे। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, चलो पावर में भी नहीं लेके जाते, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, -log x लिख देते हैं, अभी इसको ऐसे लिखते हैं अभी। और ये दोनों देखो सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, 1/2 log x+1, 1/2 log x+1, तो 2 × 1/2 log x+1, 2 × 1/2 log x+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो -log x + log x+1। अब भाई ये वाली टर्म माइनस में है, ये वाली टर्म प्लस में है, तो log x माइनस log y का प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे? log x/y ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुकी है भाई इसकी। ठीक है, कौन सी वाली टर्म थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड वाली जो टर्म थी ना, ये वाली पूरी टर्म, इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म की इंटीग्रेशन तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, y। तो अब ये पूरी जो टर्म थी इसकी इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्या होगी? y = log x+1/x+c, यही होगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। भाई x और y की वैल्यूज क्या क्या थी भाई? y की 0 और x की 2, तो y की जगह 0 रख देते हैं और x जहां पे है वहां पे 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 + c, तो -log 3/2 आ गया c की वैल्यू। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला था वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे c की। जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था? y = log x+1/x और c की जगह -log 3/2। अब एक बार चेक कर लेते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई कर रखा होगा मेरे ख्याल से, तो सिंप्लीफाई अगर कर रखा होगा तो देख लेते हैं भाई किस तरीके से कर रखा है। वैसे मैं आपको करके दे देता हूँ सिंप्लीफाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था यार ये 12th था क्या? हाँ 12th था। तो 12th वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई साहब किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है इन्होंने। तो इन्होंने तो भाई बड़े बेकार तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है, ऐसे नहीं करना यार। कर तो सकते हैं बट रहने देते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना हमको। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे, चलो मैं जितना मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा सही रहेगा वो वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं। log x - log y वाली जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो सही रहेगी। log x/y
लॉग ये पूरा x है भाई, x प्लस 1/x, ये पूरा x है, और बाय y। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/2 को, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर था x प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है, प्लस c तो है ही नहीं, सॉरी c की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, तो यही रहेगा। अब इन्होंने ना 1/2 को बाहर एज इट इज रखा हुआ है, अभी हमने यहाँ पे जो 1/2 हटा दिया था ना, ये देखो ये वाला, इन्होंने उसको रखा हुआ है अभी, तो सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका अलग है वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो 1/2 वो पावर में -1/2 बन जाएगा वो जाके, ठीक है, उसके बाद पूरी टर्म जो है उसमें रूट आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है, तो हमें वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू में आंसर हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, यहीं तक छोड़ेंगे हम, ठीक है। आंसर वैसे पूरा एग्जैक्ट सेम ही आ रहा है हमारा, उसका और हमारा आंसर एकदम सेम आ रहा है, और उसको उसके आंसर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, इतना ही हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में फर्क है भाई, आंसर एकदम सही कर रखा है वहां पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो भाई ये हमारा 12th वाला क्वेश्चन था, और उसके बाद हमारा डाउट नेक्स्ट वाला कौन सा डाउट है, नेक्स्ट वाला भाई है हमारा 14th वाला क्वेश्चन है भाई। 14th वाला क्वेश्चन क्या है, dy/dx इक्वल्स टू है y tan x। तो लिख लेता हूँ मैं एक बार, तो इसको हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो 14th वाला भी देख लो भाई, dy/dx इक्वल्स टू y tan x। और क्या है भाई क्वेश्चन में, देखे जरा, y की वैल्यू जो है वो 1 है, x की 0 है, तो y की वैल्यू 1 है, x की 0 है, तो y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/y dy, और अपोजिट साइड पे tan x dx। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करना और कुछ भी नहीं करना हमको यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये तो साफ साफ जो है सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, और tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sin x, log sin x ही होती है ना, नहीं log sec x होती है, log sec x प्लस c, ठीक है। तो ये इस तरीके से था भाई हमारा। अब क्या करना है भाई, अब उसने x और y की वैल्यूज दी हुई है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह 1, x की जगह 0, तो ये हो जाएगा log 1, जो कि 0 होता है, log 1, और x की जगह वो बोल रहा है भाई 0 रख दो, तो log sec 0। sec 0 जो है वो क्या होता है, sec 0, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 हमारा होता है, cos 0 क्या होता है भाई, cos 0 होता है 0, ठीक है, cos 0 1 होता है, सॉरी, cos 0 होता है 1, तो sec 0 भी होगा 1, ठीक है। तो ये भी हुआ हमारा log 1, और ये भी हुआ हमारा log 1, तो log 1 माइनस log 1 तो वैसे ही 0, c की वैल्यू तो 0 निकल ही गई वैसे ही, ठीक है। c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई अपने जनरल सॉल्यूशन में, तो log y इक्वल्स टू log sec x, प्लस 0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं ना, ठीक है, c की जगह, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, sec x, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं अपना आंसर, y इक्वल्स टू sec x। ये 14th क्वेश्चन था, हाँ एकदम सही आ रहा है, ठीक है, y इक्वल्स टू sec x एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये 14th क्वेश्चन था, सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो मैंने आपके ले लिए हैं भाई। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ना, इनमें से या किसी और में से भी, तो भाई बता देना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं और अच्छे तरीके से उसको, अगर कोई ऐसा डाउट रह जाता है कि भाई नहीं समझ में आता किसी बच्चे को कोई चीज़, ठीक है, तो बेझिझक पूछ लेना भाई, कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना ग्रुप के अंदर, ठीक है। मैं वो जो चीज़ होगी वो बहुत अच्छे तरीके से दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना अच्छे से, अदरवाइज इस चैप्टर में से क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आता है क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से करना है भाई इस चैप्टर को, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा स्कोर करने में हमको हेल्प मिलेगी अगर ये चैप्टर अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो आज भाई यहीं तक करते हैं, डाउट में ही काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, नया कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे जो है न्यू क्वेश्चंस करेंगे, 2 एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के बचे हुए थे, वो एग्जांपल्स कवर करेंगे, और ये एक्सरसाइज हम वाइंड अप कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ तक की क्लास जो है रहेगी हमारी आज की। बाय बाय।